Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are well. Stay home, stay safe. Chapter number 1, measurements. Today we discuss about the scientific notation. हमने पहले 9th क्लास में भी साइंटिफिक नोटेशन देखा हुआ है, क्या है उसको डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, चलिए रिकॉल कर लेते हैं हम क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन. इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 and 10. यानी कि नंबर को क्या है हम पावर्स की शेप में लिखें 1 से 10 के दरमियान में, तो वो क्या है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन उसको कहा जाता है. ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन जो है उसको क्यों हम यूज करते हैं, उसका पर्पस क्या है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं तो उन बड़ी वैल्यूज को स्मॉल वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास. फर्स्ट वाली एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपने दो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है. ठीक है, अगर तो हम डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास जो पावर आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव आएगी. ठीक है, और इसी तरह अगर हम डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो तब हमारे पास जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी. ठीक है, ये दो बातें आपने जहन में रखनी है. ठीक है, फर्स्ट जैसे हमारे पास एग्जांपल है 134.7, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है. ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे अच्छी साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म जो है वो होती है कि अगर एक जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर के बाद डेसिमल आ जाए, यानी कि एक डिजिट के बाद अगर हमारे पास डेसिमल आ जाए तो हमारे पास वो सबसे अच्छी साइंटिफिक नोटेशन होती है, वो अच्छी फॉर्म होती है. ठीक है, तो यानी कि अब हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो डेसिमल है अगर हम उसको 2 डिजिट्स जो है वो उधर मूव करेंगे तो हमारे पास एक पॉइंट के बाद आ रही है. ठीक है, तो हमने डेसिमल जो है वो कितने डिजिट्स उधर मूव किया, 2 डिजिट्स उधर मूव किया, और कहाँ से किया, राइट से लेफ्ट की तरफ किया. तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव आएगी. तो क्या आ गया हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन 1.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2. ठीक है, ये आगे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये बहुत यूज होता है. ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है. नेक्स्ट है हमारे पास 0.0023. ठीक है, अब 00 जो है ये हमें पता है कि ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यानी कि एक कैलकुलेटेड जो है हमारे पास नंबर उसके बाद आना चाहिए डेसिमल. यानी कि अब हम चाहते हैं डेसिमल को कितने पॉइंट्स लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना, 3 पॉइंट्स इधर मूव करेंगे तो हमारे पास एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद आएगा. तो क्या आ गया, अब हमने कहां से मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं. तो लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो पावर हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी. तो क्या आ गया 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3. ठीक है, थर्ड वाली फिगर है, इसमें आपको डेसिमल कहीं नजर नहीं आ रहा. तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो डेसिमल है वो किस साइड पे है, राइट साइड पे है. ठीक है, तो राइट साइड से अब हमने इसको मूव करना है, 8 डिजिट्स उधर मूव करेंगे तो एक सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद हमारे पास आएगा डेसिमल. तो ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8. कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स. जब हम यूनिट्स को यूज करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने चाहिए. ठीक है, उनको हम 1 by 1 डिस्कस करते हैं. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास फुल नेम ऑफ द यूनिट डज नॉट बीइंग विद अ कैपिटल लेटर. यानी कि अगर हमारे पास जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट का नेम है और हम उसको फुल राइट कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट लेटर जो है वो हम कैपिटल नहीं लिखेंगे, उसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल आएगा. जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हमें दिया हुआ है न्यूटन, तो न्यूटन का जो एन है वो हमारे पास यहाँ पे स्मॉल आएगा. ठीक है, सिंबल ऑफ अ यूनिट नेम ऑफ साइंटिस्ट इज इनिशियल कैपिटल. और अगर हम उस साइंटिस्ट का नेम पे जो यूनिट है और उसका जो सिंबल है, जैसे कि न्यूटन का सिंबल हमारे पास क्या है, एन है, तो उसका जो इनिशियल कैपिटल लेटर है वो क्या है, एन है, तो वो क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफिक्सेस शुड बी रिटन बिफोर द यूनिट विदाउट एनी स्पेस. यानी कि प्रीफिक्सेस जो हम यूज करें, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस क्या है. प्रीफिक्सेस क्या है, द वर्ड्स और लेटर एडिड बिफोर आ यूनिट. यानी कि यूनिट से पहले हम कोई वर्ड या लेटर ऐड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर.
ठीक है। अब 10 की पावर -3 जो है वो हमें पता है कि वो मिली के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रीफिक्सेस है, उसको हमने उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या बन गया 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो इनके दरमियान हमें स्पेस नहीं आनी, ठीक है। जब प्रीफिक्सेस हमने यूज करना है तो उनको हमने इकट्ठे लिखना है, उनके दरमियान स्पेस नहीं डालनी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स आर रिटन विद 1 स्पेस। और अगर हम 2 यूनिट्स का कम्बिनेशन लिख रहे हैं, जैसे कि न्यूटन यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट क्वांटिटी है, जबकि जो मीटर है वो हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज है। ये कम्बिनेशन है यूनिट्स के, तो इसलिए हमने इनके दरमियान एक स्पेस डाल के लिखना है, इनको इकट्ठे नहीं लिखना, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, कम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड, ठीक है। कम्बिनेशन प्रीफिक्सेस का जो है वो हमारे पास अलाउ नहीं है। ये यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 1 माइक्रोफैरेड लिखा हुआ है। माइक्रो की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर -6 होती है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6, तो फिर डायरेक्ट हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पीको में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पीको की वैल्यू हमें पता है वो क्या है 10 की पावर -12, तो इसलिए हमें क्या है प्रीफिक्सेस जो है वो कम्बिनेशन में लिखना अलाउ नहीं है। आप उसके लिए दूसरा प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, पीको यूज किया है, पीको। 6 पॉइंट है हमारे पास, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन। नंबर्स को हमने किस में एक्सप्रेस करना है, साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। जैसे हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, तो सेंटी की वैल्यू जो है वो हमें पता है 10 की पावर -2 होती है, तो 4 - 2 हमारे पास क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मीटर्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारे पास क्या है, एक साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आ गई, ठीक है। 7th पॉइंट है हमारे पास, मल्टीप्लाई विद बेस यूनिट। अगर हमारे पास बेस यूनिट जो है उसकी कोई पावर मौजूद है, तो वो इसका मतलब है कि वो जो है वो दूसरे यूनिट पे भी अप्लाई हो रहा है। वो सिर्फ हम मीटर्स जो है, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है वो सिर्फ मीटर्स पे ही नहीं अप्लाई हो रहा, वो किलो पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट आपको नजर आया कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, जिसको किलो की वैल्यू हमें पता है 10 की पावर 3 होती है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 हो गई, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। लास्ट पॉइंट है हमारे पास 8th पॉइंट, मेजरमेंट्स इन प्रैक्टिकल वर्क इज रिकॉर्डेड इन SI यूनिट। प्रैक्टिकल वर्क में जो हम रिकॉर्डिंग्स लेते हैं, रीडिंग्स नोट करते हैं, उसको हमने SI यूनिट्स में लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेबल दिया हुआ है, टेबल में कुछ प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं। ये प्रीफिक्सेस आपने बच्चे पहले भी आपने याद किए हुए हैं, इनको दोबारा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में ये यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एरर एंड अनसर्टेनिटीज, ठीक है। इनका ताल्लुक भी मेजरमेंट्स के साथ है। प्रैक्टिकल वर्क में जो हम रीडिंग्स नोट करते हैं उसमें कुछ एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। वहाँ ये हमने डिस्कस करने हैं कि एरर्स जो है वो हमारे पास कितनी टाइप्स के होते हैं और एरर होता क्या है, ठीक है, रीजंस क्या हैं उनके, और उसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट एरर है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, नॉन वैल्यू होती है हमारे पास, और जो वैल्यू हमने रिकॉर्ड की एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, उनके दरमियान जो डिफरेंस आता है उसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगी कि जैसे हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है G, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और जैसे हमने 10th में डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम को, ठीक है, 10th क्लास में, तो सिंपल पेंडुलम में हमारे पास जो था वो क्या आता था, T = 2 π√L/G। तो अगर यहाँ से मैं G की वैल्यू है वो फाइंड करना चाहूँ, तो मेरे पास अगर वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं आ रही, यानी कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या है 9.8 है, और मेरे पास क्या आ रही है 9.4 मीटर पर सेकेंड आ रही है, तो इनके दरमियान कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 0.4 जो है वो क्या है, एरर है, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू से जो है वो लेस है, ठीक है। अब हमने इसके कॉजेज देखने हैं कि एरर जो है वो क्यों आता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, हमारी वैल्यूज में क्यों है, ये किस वजह से है, ठीक है। कॉजेज ऑफ एरर, ठीक, फर्स्ट है हमारे पास इनएक्सपीरियंस ऑफ पर्सन, यानी कि कोई ऐसा शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको इन चीजों का अंदाजा नहीं है, ठीक है।
दूसरा हमारे पास क्या है, द फॉल्टी अपरेटस, और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है कि हमारा अपरेटस ही जो है वो शायद उसी अंदर कोई फॉल्ट मौजूद है। जैसे हमने वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को हमने देखा था, वहां पे हम क्या करते थे कि पहले उनका 0 एरर देखते थे। इसी तरह यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास हमने उनका एरर जो है वो उसको क्योर ना किया हो, जिसकी वजह से हमारा अपरेटस हमें फॉल्ट दे रहा है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है हमारे पास इनअप्रोप्रिएट, यानी कि हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो हो सकता है वो मुनासिब ना हो, यानी कि जो चीज है हमने जिस तरह पहले जो स्टेप करना है उसको हम बाद में करें, जो बाद में स्टेप्स करने हैं उन्हें हम पहले करें, यानी कि हमें मेथड जो है वो सही पता ना हो। तो ये 3 कॉज हो सकते हैं हमारे पास किसी भी मेजरमेंट्स में हमारे पास जो एरर आ रहा है उसका। लास्ट स्लाइड में हमने एरर को डिस्कस किया और उसके कॉजेज देखे। अब हमें देखना है कि एरर्स की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन 2 है हमारे पास टाइप्स जो आपकी बुक में डिस्क्राइब की गई हैं वो क्या है, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि रैंडम एरर क्या है। When repeated measurement give different values under the same condition, यानी कि अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कंडीशन हमारे पास सेम है, लेकिन क्या है हमारे पास वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ आपको फिगर नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है कि पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं। ये इसी चीज़ को बता रहे हैं कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स हमने की हैं उसमें क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ कि जैसे हमारे पास क्लासरूम में है, वाइट बोर्ड है, ठीक है। वाइट बोर्ड का हम क्या करना चाहते हैं, उसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं कि उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, मीटर रूल यूज़ किया, ठीक है। अब मैंने 3 या 4 डिफरेंट स्टूडेंट्स को मीटर रूल दिया और उनको बोला कि आप जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट की 18 सेंटीमीटर आ रही है, कुछ की जो है वो आ रही है 24 सेंटीमीटर, 28, 35। अब देखें गैप जो है वो कितना ज़्यादा आ रहा है। अंडर द सेम कंडीशन हमारे पास कमरा क्योंकि वही है, मीटर रूल वही है और वाइट बोर्ड वही है, सब चीज़ें वही है, लेकिन क्या है हमारे पास मेजरमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तब हम देखते हैं कि इन डिफरेंस का जो डिफरेंट जो है वो क्यों आ रहे हैं, उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है। पहला तो है कि अननोन कॉज है, कि हमें कॉज पता नहीं चल रहा कि क्या किस वजह से वो आ रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, निग्लिजेंस ऑफ अ पर्सन, यानी कि उसकी बेएहतियाती भी हो सकती है कि वो कोई जो शख्स जो है बच्चे मेजर कर रहे हैं कि वो इतनी ध्यान से उसको मेजर नहीं कर रहे, तो इस वजह से भी हमारे पास इसमें एरर आ सकता है। तीसरा क्या है, वेदर कंडीशंस यहाँ पे, और थर्ड में क्या है हमारे पास वेदर कंडीशंस भी जो हैं वो उस पर अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। मीटर रूल पे तो नहीं अप्लाई हो रही, लेकिन और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि वेदर कंडीशंस भी जो है वो अप्लाई हो रही हैं। अब मिनिमाइज, यानी कि हम इस जो हमारे पास एरर आ रहा है इसको हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको कम कैसे कर सकते हैं। हम इसको निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं। कम अब हम कैसे कर सकते हैं, टेकिंग एन एवरेज, यानी कि जो मेजरमेंट्स हमने फाइंड की हैं, रीडिंग्स ली हैं, उसका हम एवरेज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज कैसे फाइंड कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 3 से 4 स्टूडेंट्स को कहा कि वो व्हाइट बोर्ड की लेंथ फाइंड करें, ठीक है। तो किसी स्टूडेंट की क्या आ रही थी, 4 स्टूडेंट्स हैं, चले 4 स्टूडेंट्स की जो रीडिंग थी हमने उसको कलेक्ट किया और डिवाइडेड बाय किस पे किया, 4 पे किया। तो ये आपके पास उसकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या है हमें उसकी एरर को रिड्यूस करेगी, हमें अपने जो है हमारे नियरेस्ट जो ओरिजिनल वैल्यू उसकी नियरेस्ट वैल्यू जो है वो इससे हमारे पास आ जाएगी। ओके, हमने देखा था कि 2 टाइप्स की एरर है हमारे पास, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर। लास्ट वाली स्लाइड में हमने रैंडम एरर को डिस्कस किया, अब हमने क्या करना है, सिस्टमेटिक एरर को डिस्कस करना है। सिस्टमेटिक के वर्ड से ही शो है कि यानी कि हमारे पास सिस्टम में कोई इश्यू होगा जिसकी वजह से एरर आ रहा है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं। An effect that influences all measurements of a particular quantity equally, यानी कि उसमें इक्वल टाइम्स के साथ हमारे पास क्या है, एरर आ रहा है। यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा होगा कि जो वैल्यूज जो हैं वो करीब करीब हैं एक दूसरे के। जैसे कि हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की ले लेते हैं, हमने पहले उसको एग्जांपल को देखा था कि 9.8 मीटर पर सेकंड जो है उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, ठीक है। अगर पहले हमने देखा था कि किसी स्टूडेंट की 7 आ रही है, किसी की 8 आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा गैप आ रहा था, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर में क्या होगा कि उनकी वैल्यू जो है वो क्या आ सकती है 9.5, 9.6, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से थोड़ी सी जो है वो कम आ रही है, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है, ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। कॉजेज हमारे पास इसके क्या क्या हो सकते हैं, जीरो एरर। अब यानी कि हमने इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया है हमने जीरो एरर जो है वो रिमूव नहीं किया और हमने उसकी ऐसे ही मेजरमेंट्स ले ली हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, पुअर कैलिब्रेशन, यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमारे पास, तो वो उसने क्या है एक्यूरेट वैल्यू जो है वो देना बंद कर दी है, ठीक है। इनकरेक्ट मार्किंग ये हो सकता है कि हमने जो है वो कोई सस्ते इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं जो सही हमें जो है उन पे सही मार्किंग नहीं है, जिसकी वजह से हमारे जो रीडिंग्स है उसमें इश्यू आ रहा है, ठीक है। थर्ड वाला हम अब मिनिमाइज जो है वो हम इसको कैसे कर सकते हैं, यानी कि इन सिस्टमेटिक एरर को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, जीरो करेक्शन। ये हमने 9th क्लास में स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर को यूज किया था, जिसमें हमने देखा था कि जीरो एरर हम उसका पहले फाइंड करते हैं और जीरो करेक्शन जो है वो उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि उसका जीरो करेक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो तब भी हमारे पास एरर जो है वो रिड्यूस होएगा, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कंपेयरिंग ऑपरेटर्स। अब कंपेयरिंग ऑपरेटर्स क्या है कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं और हम कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको कंपेयर करके देखें तो हमें अंदाजा होगा कि हमारे पास कहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारी मार्किंग जो है वो कितनी चेंज है जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट है उससे। एरर्स को हमने डिस्कस कर लिया क्या होते हैं और उसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या डिस्कस करना है, अनसर्टेनिटीज को। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब है, गैर यकीनी, यानी कि हमें यकीन ना आए उस चीज पे, ठीक है। इट इज द डाउट दैट एग्जिस्ट अबाउट द रिजल्ट ऑफ एनी मेजरमेंट, यानी कि हमें मेजरमेंट जो हमने रीडिंग्स फाइंड की हैं उन पे हमें डाउट हो के वो आया कि एक्यूरेट हैं या नहीं एक्यूरेट, ठीक है। तो इसके हमारे पास कॉजेज जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉज है लिमिटेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट ही लिमिटेड है, हम उससे उसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। जैसे कि अगर मैं मीटर रूल को यूज करूं और मैं किसी बहुत ज्यादा चीज का है वो लेंथ फाइंड करना चाहूं, तो जब मैं उसको प्लेस करूंगी 1 by 1 तो क्या है वहां से ही हमारी वैल्यू है वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। वो लिमिटेड है जबकि मुझे उसके लिए कोई दूसरा और इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए था, ठीक है। नेचुरल वेरिएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि नेचुरल तौर पे भी एक ऑब्जेक्ट में जो चेंजिंग्स हैं वो आ सकती है। इसकी एग्जांपल आप देखें, मेटल्स हैं, मेटल्स हमारे पास क्या होते हैं, सर्दियों में वो सिकुड़ जाते हैं और वो गर्मियों में फैल जाते हैं, एक्सपैंड हो जाते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में वो क्या है हमें कम वैल्यू देंगे, जबकि वो गर्मियों में हमें क्या देंगे, ज्यादा वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो ये नेचुरल इफेक्ट है। थर्ड है हमारे पास नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस, यानी कि जो शख्स रीडिंग ले रहा है हो सकता है उसके अंदर नेचुरली जो है वो इम्परफेक्शन हो, इस किस्म की हो सकती है कि यानी कि उसकी आई साइड वीक हो तो वो उसके सही मेजरमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। आज का लेक्चर हमारा इधर कंप्लीट होता है, ठीक है। आज हमने 2 टॉपिक्स देखे हैं, एक साइंटिफिक नोटेशन देखा है और उसके बाद एरर एंड अनसर्टेनिटीज। आई होप आपको बच्चे समझ आ गई होगी। थैंक यू।